हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th की केमिस्ट्री शुरू करते हैं। चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के वीडियोस आपको मिले और आज से मिलेंगे। शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या है केमिकल रिएक्शन, है क्या? तो कोई भी ऐसा रिएक्शन यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो दो केमिकल के बीच में हो जिसकी वजह से कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले, जो ऑब्जर्व किया जा सके, जिसमें ऑब्जर्वेशन हो। क्या चेंजेस होने चाहिए? चेंज इन कलर, चेंज इन द स्टेट, स्टेट यानी अवस्था, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसा कुछ भी चेंज हो सकता है। तो चेंज इन द स्टेट, या कोई गैस निकले, इवोल्यूशन ऑफ एनी टाइप ऑफ गैस, कोई भी गैस हो सकती है। और चेंज इन द टेम्परेचर, दो केमिकल मिलाने पे हो सकता है कि टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाए, पीएच वैल्यू में चेंज आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ऐसा कुछ भी चेंज अगर ऑब्जर्व होता है, इसको बोल देंगे हम क्या, कि वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब अगर रिएक्शन हो रहा है तो कुछ केमिकल्स के बीच में हो रहा है, तो उसके लिए कुछ हम स्पेसिफिक सिंबल्स, साइन, इस तरह के कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, एरो प्लस माइनस, इस तरह से कुछ करके, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने बनाने की कोशिश की, ये है NaOH, ये है HCl, और इधर है NaCl और H2O। इसको हम कहते हैं इक्वेशन, लेकिन क्यों और कैसे? देखिए, Na का मतलब होता है सोडियम, O का मतलब है ऑक्सीजन, H का मतलब है हाइड्रोजन। लेकिन जब ये एक साथ लिखेंगे तो इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। H का मतलब हाइड्रोजन, Cl का मतलब क्लोरीन। लेकिन जब ये एक साथ होंगे तो इसको बोलेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा कोई भी केमिकल जो इस एरो से, जो कि एरो बना हुआ है, किधर लिखा हो, इस साइड में। अगर आप ऐसे खड़े हैं तो ये आपका राइट हैंड है, और अगर आप इस तरह से खड़े हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में। तो नॉर्मली हम इसको लेफ्ट बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं राइट। हम इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत? तो जो लेफ्ट साइड में होते हैं, चाहे वो कितने भी हों, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा केमिकल्स भी हो सकते हैं। इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। और इस एरो के राइट साइड में कितने भी केमिकल हो, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उन सब को हम कहेंगे प्रोडक्ट। उन सबको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। या एक है तो प्रोडक्ट और बहुत सारे हैं तो प्रोडक्ट्स। समझ में आ रहा है? कभी कभी किसी केमिकल रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बहुत बड़े अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में बनता है, और बाकी कुछ हम प्रोडक्ट और बनते हैं जो छोटे अमाउंट में बनते हैं। तो जो ज़्यादा अमाउंट में बना उसको कहते हैं मेन प्रोडक्ट, और जो छोटे छोटे अमाउंट में दो तीन और चीज़ें बन गई उसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट। याद रहेगा? अब देखिए, जब रिएक्टेंट साइड में बीच में प्लस हो, ये है, ठीक है, तो बोलते हैं NaOH एंड HCl। NaOH एंड HCl, यानी ये दोनों ही जुड़ रहे हैं और दोनों मिल रहे हैं। किसी रिएक्शन में ये जो एरो बनाया जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये दोनों जुड़ करके कुछ देंगे, तो इसको बोलते हैं दिस गिव्स। क्या देगा भाई? तो प्रोडक्ट देगा। रिएक्टेंट मिलेगा तो क्या देगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह का सिंबल क्यों यूज़ किया? ताकि ये बताएगा कि इस तरफ से इस तरफ रिएक्शन जा रहा है। इसका डायरेक्शन है, केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। अब अगर इस डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे हेड लगा दीजिए, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है इस समय, ऐसा भी हो सकता है। इसको बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। क्या कहेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन। और अगर इससे फिर जो रिएक्टेंट बने उससे दोबारा अगर प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, यानी एरो केवल एक डायरेक्शन में है, तो ये बैकवर्ड भी है और इरिवर्सिबल भी है, यानी रिवर्स नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये इधर भी हो
और ये ऐसे भी हो, है ना। तो नॉर्मली इसके लिए इस तरह के कुछ सिंबल्स यूज़ कर लिए जाते हैं, हाफ एरो बना के, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए अगर ऐसे बना हो, इसका मतलब कि यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ये क्या कर रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहा है, और ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सिंबल है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, बाई डायरेक्शनल टाइप का रिएक्शन हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन, रिवर्स हो सकते, ठीक है। अब देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और किसके साथ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब ये जुड़ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl along with, जब यहाँ पे प्लस होता है तो इसको बोलते हैं along with, यानी सोडियम क्लोराइड के साथ साथ H2O भी मिलेगा। तो सोडियम क्लोराइड मेन प्रोडक्ट हो गया और H2O साइड प्रोडक्ट, इसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको कहते हैं हम बाई प्रोडक्ट। ये क्लियर हो गया, तो ये वाटर हो गया और ये हो गए आपके प्रोडक्ट्स। मेरे ख्याल से इक्वेशन समझ में आ गया आपको, ठीक है, गुड। अब इक्वेशन के साथ एक समस्या आती है कि इक्वेशन लिखे कैसे। जैसे अगर नाम दे दिया है तो उसका इक्वेशन बनाए कैसे, उसके लिए आपको सिंबल्स का याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्लास 9th में जो सिंबल आपने पढ़े वो याद होने चाहिए। फिर जो नेक्स्ट डिफ़िकल्टी आती है कि बैलेंस कैसे करें, ये दोनों चीज़ अभी हम सीखते हैं, देखते रहिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लें। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक लिखा हुआ इक्वेशन है, लेकिन ये तो लिखा हुआ है, केमिकल फॉर्म में तो है नहीं। तो किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्टली केमिकल फॉर्म में जो कन्वर्ट करने का तरीका कैसे कर सकते हैं, दो चीज़ इसके लिए याद रखनी होंगी। पहला तो आपको सिंबल पता होना चाहिए, दूसरा कि उसके लिए हम किसको रिएक्टेंट कहेंगे और किसको प्रोडक्ट कहेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने यही चीज़ें सुनी और समझी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हो गया रिएक्टेंट। एरो बना है इधर यानी गिव्स, तो प्रोडक्ट इस तरफ आ गया राइट हैंड साइड में, और क्या हो गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। सिंबल आपको पता होना चाहिए, जिंक है तो Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4। क्या हो जाएगा ये, H2SO4। दिस गिव्स यू, क्या है भाई, जिंक सल्फेट है। अब यहाँ पे जिंक है, जिंक सल्फेट है SO4, ZnSO4, बीच में प्लस है तो प्लस, और क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, तो ये हो गया H2। ये समझ में आ गया आपको, कैसे लिखेंगे ये समझ में आ गया ना। तो इक्वेशन को लिखा इस तरह से जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या इक्वेशन हमेशा ऐसे मिलेंगे, नहीं, ऐसे नहीं मिलेंगे। इक्वेशन जो है ना वो दो तरीके से मिल सकता है आपको, लेकिन वो आपको पता तो होना चाहिए ना कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तब तो पता जाएंगे कि ये पहला वाला तरीका है, दूसरा तरह का इक्वेशन है। इक्वेशन या तो वो बैलेंस फॉर्म में होगा, यानी उसमें कहीं भी कोई चीज करने की जरूरत नहीं, पहले से सब कुछ सही है, और या तो वो अनबैलेंस्ड होगा। कैसा होगा, अनबैलेंस्ड टाइप। और क्लास 10th में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनाते हैं, एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन दे देंगे, चाहे वो NCERT बुक के बीच में से उठा के दे दें, और कहेंगे कि इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस और अनबैलेंस्ड रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ। अब देखिए ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है, तो हमको ये समझना है कि अनबैलेंस्ड या बैलेंस्ड इक्वेशन कहते किसको है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये बहुत सारे केमिकल्स हैं, इसमें K है, Cl है, O है, और सब अलग अलग अमाउंट में है, सबकी मात्रा अलग अलग है। जैसे K यहाँ पे केवल एक ही है, Cl एक ही है, और O 3 है, ये तो समझ में आ रहा है। और इन सब के आगे 2 लग गया, यानी ये जितने भी हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 K हो जाएंगे। अब K का मतलब पोटेशियम हो गया, ये नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। और ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 3 है और इसके आगे 2 है, तो 3 2 जा 6। अब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या है कि K 1 है, Cl भी 1 है और ऑक्सीजन 2 ही है, जबकि होना क्या चाहिए था 2 3 जा 6।
ये समझ में आ रहा है ना? तो 6 होना चाहिए था, 2 K और 2 Cl होना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे K की अमाउंट कम लग रही है, जबकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही थी। तो इस कंडीशन में ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, जहाँ कुछ कम ज़्यादा लग रहा है, LHS में कुछ और है, RHS में कुछ और है, हालांकि बन रहा है कुछ, लेकिन अमाउंट में गड़बड़ी है ना? ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जो कि बैलेंस नहीं होते। और अगर ये सब कुछ इक्वल होता है, जैसे अगर ये 2K है तो यहाँ पे भी हम अगर इसको 2K कर दें और Cl, तो 2K और Cl, अब ये कंप्लीट हो गया 2KCl, और 2 3 जा 6 O2, अब ये O है और यहाँ पे अगर हम 3 लगा दें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब देखेंगे कि दोनों तरफ इक्वल अमाउंट हो गया और ये सब कुछ बराबर दिख रहा है। मतलब LHS में जितने केमिकल्स थे, जितने नंबर में थे, उतने ही RHS में केमिकल हैं और उतने ही नंबर में, भले अलग अलग टाइप में दिख रहे हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट है। तो अब इस तरह के जो हमें इक्वेशन मिलेगा, ये क्या होगा? ये होगा बैलेंस्ड। ये कैसा इक्वेशन होगा? ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगा। ये समझ में आ रहा है? अब NCERT का एक एग्जाम्पल है जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, वो बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि कैसे किसी केमिकल को बैलेंस करें, और वो बैलेंस करके 6-7 स्टेप में करके दिखाया है। बिल्कुल मैं वो समझाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए और समझिए, और अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए और आप भी करते रहिए साथ में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे बैलेंस किया जाता है इक्वेशन को। इक्वेशन जो प्रॉब्लम में गिवन है वो ये है कि Fe प्लस H2O ये रिएक्टेंट हो गए, इट गिव्स कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है Fe3O4 प्लस H2, और ये बैलेंस है नहीं, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स होंगे, लगभग 6 to 7 स्टेप्स होंगे जिसमें कि ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस तो आप 3 ही बार में कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो, लेकिन स्टेप फॉलो करने हैं, स्टेप के नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आप स्टेप सारे लिखेंगे। समझ में आ गया? सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जितने भी यहाँ पे आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिख रहे हैं, उनको आप बॉक्स के अंदर रख लेंगे। एक स्क्वायर बॉक्स या रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे कि जितने भी हमारे कंपाउंड यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन में, उसको बॉक्स के अंदर लिख लेंगे। तो हर एक कंपाउंड के बाहर हमने एक बॉक्स बना दिया। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ भी नया चीज़ हम जोड़ेंगे नहीं, कोई भी नया कंपाउंड, कोई भी नया एटम इसमें ऐड नहीं होगा, बस इसको हम बैलेंस करेंगे। और बैलेंस कैसे करेंगे? इसके साथ केवल नंबर्स को घटाएंगे बढ़ाएंगे, ना कि कंपाउंड को घटाएंगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहला स्टेप यही किया जाता है कि जो कंपाउंड्स हैं, जो भी, चाहे वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो। समझने के लिए आप फिर से वही कर सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है तो इसको LHS साइड कह दीजिए और इसको RHS साइड कर दीजिए, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि सेकेंड स्टेप में हम जितने भी यहाँ पे रिएक्टेंट्स आपको दिख रहे हैं और ये प्रोडक्ट दिख रहे हैं, इसमें जितने भी एटम हैं, जो भी एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, उस एलिमेंट के कितने एटम रिएक्टेंट साइड में है यानी लेफ्ट हैंड साइड में, और कितने राइट हैंड साइड में है, उसको एक चार्ट बना के लिखना होगा। तो सेकंड स्टेप में यही किया जाता है। एलिमेंट्स 3 ही हैं, ये आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इधर भी आयरन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने बॉक्स बना के लिख लिया कि एलिमेंट कौन सा है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट साइड में कौन है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम इन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कितने रिएक्टेंट होंगे। ये समझ में आ रहा है? तो आयरन यहाँ पे कितना है भाई, 1 है, तो हमने लिख दिया 1। दूसरी तरफ आयरन कितना है, Fe, यहाँ 3 है, तो हमने लिख दिया 3। हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हमने लिख दिया 2।
इधर हाइड्रोजन कितना है, ये भी 2 है, तो ये लिख दिया 2। ये समझ में आ रहा है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, जबकि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है 4, 4 हो गया। तो ये तो हो गया सेकंड स्टेप कंप्लीट। ये आपको लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि इसमें जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाला जो डिसबैलेंस होगा उसी से हम बैलेंसिंग शुरू करते हैं, इसीलिए तो स्टेप 3 जो होता है उसमें से अब हम बैलेंसिंग करना शुरू करेंगे। और शुरुआत किससे करेंगे? जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम रखता हो, कौन है 4। 4 किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए। समझ रहे हैं? 4 किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करना शुरू करेंगे? ऑक्सीजन को। इसको याद कर लीजिए। तो स्टेप 3 में हम उसको सेलेक्ट करते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं और उसको बैलेंस सबसे पहले किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें? तो इस स्टेप में, स्टेप 3 में आप देख पा रहे हैं कि करना क्या है। इधर कितने ऑक्सीजन है? इधर एक ही ऑक्सीजन है ना। इधर 1 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि इधर कितना है 4 है। अगर इस बॉक्स के बाहर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए सिंपली, तो आप कह सकते हैं कि 4 और बॉक्स के अंदर H2O ही रहने दिया जाए, इसको चेंज नहीं करना है। ये समझ रहे हैं? तो ये H2O ही रहेगा, H2O। अब ये 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, दूसरी तरफ भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ये हो जाएगा Fe3O4। तो ऑक्सीजन तो हमने कर दिया बैलेंस, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी डिस्टर्ब हुई, जैसे हाइड्रोजन अब की बार डिसबैलेंस हो जाएगा, तो इसको बाद में करेंगे हम। और इसके पहले कौन है? इसके पहले आयरन है। तो फिलहाल हमने क्या किया? ऑक्सीजन को बैलेंस किया। किसको बैलेंस किया? ऑक्सीजन को। अब अगर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हुआ क्या कि 4 जब हमने यहाँ पे लिखा सामने, तो 4 ऑक्सीजन तो हो गया, O4 तो हो गया, लेकिन ये 4 2 जा 8 हो गया। क्या? हाइड्रोजन। तो स्टेप 4 जो आएगा उसमें क्या करेंगे? उसमें यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि वो भी बैलेंस हो जाए। मैं आगे लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? ये जो हमने बॉक्स बनाया, अब इसमें 4 तो हम ऑलरेडी लिख चुके थे यहाँ पे, और ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर लिया। लेकिन है क्या कि ये H2O है, तो 4 2 जा 8। अब राइट हैंड साइड में 2 ही है हाइड्रोजन, तो 8 कैसे होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके आगे 4 लिख देंगे तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। 2 चीज़ें बैलेंस हो गई। इस बॉक्स में से 2 चीज़, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आयरन की बात करेंगे। यहाँ पे आयरन 1 है और ये 3 है, यही तो है, ये डिफरेंस है। तो स्टेप नंबर 5 में क्या किया जाएगा कि अब हम आयरन की बात करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? आयरन को बैलेंस करेंगे। उसके लिए क्या किया जाए कि सबसे पहले तो जो जैसे है वैसे लिख दीजिए। Fe plus H2O, this gives you Fe3O4 plus H2। और फिर अब तक जितना बैलेंस हुआ है उसको लिखा जाए। ये हो गया 4, इसको बॉक्स में कर लेते हैं, इसको भी बॉक्स में कर लेते हैं, इसके आगे 4 और Fe को भी बॉक्स में कर लेते हैं। तो ये हमने पार्शियली बैलेंस्ड यानी आधा बैलेंस इक्वेशन हमने फिलहाल तो लिख लिया है। अब देखेंगे कि यहाँ पे Fe3 है लेकिन यहाँ पे 1 ही है, तो अगर इस साइड भी हम 3 लिख दें यानी 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3Fe और ये Fe3 हो गया। ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। 4H2O यानी 4O, 4Fe3O4, ये बैलेंस हो गया। और 4 2 जा 8 यानी 8 हाइड्रोजन। अब ये क्या हो गया कि इक्वेशन नंबर 5 जो है ये बैलेंस हो चुका है। दिस इज व्हाट? बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 4 इज 100% बैलेंस्ड इक्वेशन। देख लीजिए, तो 5वें स्टेप में ही ये फिलहाल बैलेंस हो गया। लेकिन है क्या कि इसका फिजिकल और बाकी सब स्टेप्स भी तो लिखने पड़ेंगे ना, तो उसको लिखने के लिए एक और हमें स्टेप लिखना पड़ेगा, स्टेप नंबर 6। अब स्टेप नंबर 6 में क्या होगा कि हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो
हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें क्या सॉलिड है, क्या गैस है और क्या लिक्विड है। इसको हम कहते हैं स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6। तो ये वाला इक्वेशन लगभग 6 स्टेप में क्लियर हो जा रहा है। ये हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं किया हमने नंबर्स में। Fe3O4 प्लस 4 जाएगा प्लस 4H2। अब देखिए जो इसमें Fe है यानी आयरन की बात करें, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है, और ये H2O है, यहाँ पे बनेगा क्या, Fe3O4, तो ये भी क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो जहाँ Fe है उसको बनाना है सॉलिड, Fe क्या हो जाएगा, सॉलिड। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये जो H2O है यहाँ पे क्या है, ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, यानी जहाँ भी हाइड्रोजन निकलेगा फिर अब ये क्या होगा, ये गैसियस होगा। तो हमने एक फाइनल इक्वेशन लिखा जिसमें हमने इसके स्टेट्स को भी लिखा और इसको बैलेंस भी कर लिया। दिस इक्वेशन इज नोन एज एक्यूरेटली बैलेंस्ड इक्वेशन, और किसी भी इक्वेशन को आपको इसी तरह से बैलेंस करना है, ये याद रहेगा। इस स्टेप को करिए, बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और